हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक अंशारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा, अपसारी होगा या अभिसारी होगा या समांतर होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, जो समतल दर्पण है उसके द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1 या -1 या 0 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा +1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश एक रूप है, तो हम लोग को पता है कि जो प्रकाश है वो एक ऊर्जा का रूप है। तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है, गर्म करती है या प्रकाशित करती है या माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, या ए बी एम सी तीनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए बी एम सी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे के समान या विद्युत चुम्बकीय तरंगे या कोई समानता नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश तरंगे होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि प्रकाश किरण है, प्रकाश का बिंदु पथ या किरण का बिंदु पथ या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश किरण है वो सिर्फ प्रकाश का बिंदु पथ में है। तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेल लगा कागज होता है पारदर्शक या अपारदर्शक या पारभाषक या इनमें से कोई नहीं। तो जो तेल लगा कागज होता है वो पारभाषक होता है। तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, जो प्रकाश की किरणें होती है वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो किरणों का समूह है उसे किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है, तो जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है वो समांतर होता है। तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनती है, छाया बनता है या उप छाया बनता है या कुछ भी नहीं है, ये दोनों। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा छाया और उप छाया दोनों बनता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटियों के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, समतल दर्पण की या अवतल दर्पण की या उत्तल दर्पण की, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच या वक्रता केंद्र पर या फोकस पर या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। जब भी क्वेश्चन में प्लस पूछेगा तो उसमें हम लोग का राइट आंसर उत्तर होगा, और जब भी माइनस में देगा तो उसका हम लोग का राइट आंसर अवतल होगा। इसलिए प्लस में पूछा है कि इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी उत्तर होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है, 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u, या 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, या 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को पता होगा कि जो दर्पण सूत्र होता है वो 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, यानी हम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आप लोग को पता है कि समतल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, उत्तल दर्पण से भी मिल सकता है, अवतल दर्पण से भी मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण परिवर्तन दृष्टि की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है या अववर्तन सूचक कहलाता है या प्रधान अक्ष कहलाता है या गोलीय दर्पण का द्वार कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वार भी, ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है,
केवल अवतल में या केवल उत्तल में या केवल समतल में या तो उत्तल या तो समतल। तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है किसी वस्तु में दूर से तो वो समतल में भी होता है और उत्तल में भी होता है। तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, या कभी ऋणात्मक या तो कभी धनात्मक या तो शून्य। तो जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो जो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो सिर्फ उत्तल दर्पण में ही होता है। इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, सीधा होता है या उल्टा होता है या सीधा और उल्टा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति उल्टा होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा हम लोग का राइट आंसर। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 वाला है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब होगा वास्तविक और बड़ा होगा या वास्तविक और छोटा होगा या काल्पनिक और छोटा होगा या काल्पनिक और बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 वाला है कि अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है या बीच दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो जो अवतल दर्पण होता है और उसमें भी आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि F बटा R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में या ए और बी दोनों में या समतल दर्पण में। तो जो F बराबर R/2 है वो उत्तल दर्पण में भी सत्य है और अवतल दर्पण में भी सत्य है। तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो ध्रुव पर या अनंत पर या वक्रता केंद्र पर या फोकस पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस पर अपसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से या समतल दर्पण से या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अवतल दर्पण से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो जो वो है उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को उपयोगकर्ता त्रिज्या की क्या होती है। जो उपयोगकर्ता त्रिज्या की आधी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है या आभासी बनता है या वास्तविक तथा आभासी दोनों बनता है, इनमें से कोई नहीं। जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हम लोग सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र के बाहर या वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच या मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन से चलते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। तो राइट उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है, यह आवर्धक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा धनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार का अवधिक में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो किसी कार के अवधिक में प्रयुक्त होने वाला दर्पण वो है अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पथ छिद्रित दर्पण के रूप में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण है जिसका उपयोग हम लोग वाहनों के पथ छिद्री से पीछे की दृश्य देखने के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी दिन का प्रतिबिंब एक प्रतिबिंब पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को या दर्पण तथा बिंदु के बीच की दूरी को या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है अवतल दर्पण क्या है या समतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो जो रोगियों का गला, आंख, मुंह,
काम ये सब जो जांच होता है वो हम लोग का अवतल दर्पण द्वारा होता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि गोल्डियन दर्पण के करता कीजिए 40 सेंटीमीटर बोल दो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हम लोग को पता होगा कि जो हम लोग का आर बराबर होता है R/2 होता है। यहाँ हम लोग का फोकस निकालना है, तो यहाँ पर क्या दिया है, त्रिज्या क्या किया है 40 सेंटीमीटर दिया है, 40 वगैरह 2 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, यानी उनका फोकस जो है वो 20 सेंटीमीटर आया है, हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो जो सोलर कुकर होता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि जो भोजन है वो जल्दी बन सके, तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में या इनमें से सभी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। कह रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में या समतल दर्पण में, ये भी दोनों सही है। तो जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है वो उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल दर्पण में भी बनता है, तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो जो सिनेमा का पर्दा होता है उस पर हम लोग का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, जो प्रकाश का परिवर्तन है उसका 2 नियम है, तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परिवर्तन कोण, परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण या आपतन कोण बराबर विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। जो परिवर्तन के नियम से निर्धारित है वो निर्धारित है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, जो प्रकाश तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, यानी हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो हम लोग पता है कि जो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग का होता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए इतने पर ही हम लोग अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।